हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 31 जनवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक एंकोमियम। इस आर्टिकल में हम इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, एक डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश किया है इकोनॉमिक सर्वे की जगह, उसके बारे में बात करेंगे। सरकार ने अपने 10 साल के अचीवमेंट्स बताए हैं इसमें, और कुछ गैप्स की बात की है जो सरकार आने वाले समय में पूरा करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है दिल्ली इन डावोस। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुआ है डावोस में, उसमें इंडिया के रोल की, इंडिया किस किस सेक्टर में सेंटर स्टेज ले सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है प्राइस ऑफ डिस्टॉर्शन। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में बात करेंगे, और उसके जो इकोनॉमिक हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं और ओवरऑल मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट है उस पर चर्चा करेंगे, और वे फॉरवर्ड की बात की जाएगी। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करना है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक में मोर में भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमिक एनकोमियम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने 10 ईयर रिपोर्ट कार्ड रिलीज़ किया है। इकोनॉमिक सर्वे की जगह इस बार इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू आया है, जिसमें पिछले 10 साल में इंडिया इकॉनमी किस तरीके से बिहेव की है, किस तरीके से ग्रोथ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं जहां रिफॉर्म करने की अभी भी ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जो 10 ईयर रिपोर्ट कार्ड है इसमें अचीवमेंट्स की बात की गई है पिछले 10 सालों में जो सरकार ने हासिल किया है, और कुछ कुछ इश्यूज़ की बात की गई है जिसे नेक्स्ट कुछ ईयर में क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा और उसको भी अचीव करने की कोशिश करेगी। ये इकोनॉमिक सर्वे की जगह आया है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है ना, और इंतरिम बजट आने वाला है। बजट भी आएगा लेकिन अंतरिम बजट आएगा, ये हम जानते हैं सारी चीज़ें। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये कौन प्रिपेयर करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और रिलीज़ कौन किसके अंदर होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी आपको पता है, हर साल रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट ईयर के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात की जाती है। लास्ट ईयर इंडिया की इकॉनमी ने कैसा किया, क्या क्या गैप्स हैं जो फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म है जो करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ों में इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है। सक्सेस और जो गैप्स हैं दोनों को इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। हमारे प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में कम पूछे जाते हैं, मेंस में ज़्यादा आते हैं। प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एनालिसिस वाले क्वेश्चन आपको मेंस में दिख जाते हैं। इस साल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा है, और इस साल जो है इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू आया है। ये भी किसने प्रिपेयर किया है? CEA ने ही प्रिपेयर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। आप अच्छी बात है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एक चीज़, लेकिन IEA आप देख सकते हैं, है ना। शुरुआत के कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैं इसमें देखूंगा। वैसे तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इकोनॉमिक सर्वे जैसा तो नहीं है, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे कवर कर दूँ, है ना। एटलीस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूँगा टेलीग्राम में, जहाँ पर आप लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाला होगा तो वो कवर हो जाएगा, और एक आध वीडियो भी अपन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आर्टिकल की, शुरू करते हैं आर्टिकल। फाइनेंस मिनिस्ट्री 10 year review of the economy with some forward awkward serve as a proxy to annual economic survey। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का 10 ईयर रिव्यू है ऑफ द इकोनॉमी, ये एज अ प्रॉक्सी की तरह बिहेव कर रहा है। उसकी जगह पर इस बार इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू आया है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है ये बात कर लेते हैं। कुछ डेटा दिया हुआ है। द रिव्यू सिग्नल GDP विल ग्रो क्लोज टू 7% इन 2024 एंड 25। 24-25 का प्रॉस्पेक्ट क्या है कि 7% से इकॉनमी ग्रो करने वाली है, और 2030 के बाद से बाय 2030 7% तो होना ही होना है, उससे ऊपर भी होगी, ठीक है। अभी देखें तो 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी है इंडिया की,
और अगले 3 सालों में ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी। मतलब 2027 तक ये माना जा सकता है कि इंडिया की इकॉनमी 5 ट्रिलियन अचीव कर जाएगी और बाय 2030 ये जो है हिट कर सकती है 7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। मतलब इंडिया की इकॉनमी 7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है बाय 2030 अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको 2 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला फेज़ है 1950 टू 2014 और दूसरा है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014। जो लास्ट डिकेड है 2014 से 24 का, उसको ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ डिकेड कहा गया है। ऑब्वियसली सरकार अपना प्रमोशन कर रही है तो इस तरीके से डिवीज़न हमें देखने के लिए मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी उसके पहले इकॉनमी बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, ऐसी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई है। जैसे कि बहुत इश्यूज़ थे, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट थे, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, पॉलिसी पैरालिसिस था, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हुआ करता था, इल टारगेटेड सब्सिडीज़ थी, सब्सिडीज़ ज़रूर दी जा रही थी लेकिन टारगेट नहीं किया जा रहा था, उसको जो है सरकार ने चेंज किया है। जैम ट्रिनिटी से आधार बेस्ड जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है और इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा क्लेम किया जाता है कि इकॉनमी इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन, इन सारी चीज़ों से भी और रेगुलरली जीएसटी लाने से बहुत सारी इकॉनमी इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आ गई है, ऐसा सरकार के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ थे 2014 के पहले और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन जब से सरकार बनी है 2014 के बाद तो इन्फ्लेशन कम हो चुका है। सरकार की जो रिफॉर्म्स हैं उसके कारण जो इश्यूज़ थे इनफॉर्मल से फॉर्मल में आ गए, काफ़ी हद तक फॉर्मल में आ गए, टारगेटेड सब्सिडीज़ हो गई है और डिसीज़न मेकिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो अगर हम देखें तो इसमें कहा है कि सरकार के एफर्ट्स और रिफॉर्म्स के कारण इंडिया जो है G20 नेशन में सबसे फास्टेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। ठीक है, ये किसने कहा है, आर्गू किया है इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें आर्ग्यू की गई है। Review also assert that India's 7% growth when world is growing 2% is qualitatively superior to 8-9% achieved when global economy grow 4%। एक चीज़ जो इस रिव्यू ने एक्सेप्ट कर लिए है ना। जनरली अब देखें तो यूपीए की जो सरकार थी उसमें जो ग्रोथ हो रही थी 9% 10% के आसपास, वो एनडीए गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। वो आपको याद होगा 2015 की जीडीपी सीरीज़ लाए थे तो पहले 10% तक की जितनी ग्रोथ थी इस सीरीज़ के हिसाब से वो 7% 8% हो गई थी। तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं था कि यूपीए के समय में 9% 10% तक ग्रो किया है। लेकिन इस और जो डॉक्यूमेंट है इसने ये तो एक्सेप्ट किया है कि 9% तक के यूपीए के समय में ग्रोथ रही है और मेरे हिसाब से वो इंडिया का सबसे गोल्डन पीरियड था 2002 से 2007 अगर आप इकॉनमी के टर्म्स में देखें तो। ठीक है, इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो किया था और साथ में वर्ल्ड भी ग्रो कर रहा था और उसके बाद फिर रिसेशन आ गया था और उसके बाद से फिर भी इंडिया की ग्रोथ सही थी लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हाई था क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग करने में लगी हुई थी इंडिया, खूब पैसा पंप किया और पैसा पंप करने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। तो ये सारे इश्यूज़ थे और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई उसका जो इशू है वो अलग मैटर है। पर एक चीज़ इस डॉक्यूमेंट ने एक्सेप्ट की है कि इकॉनमी जो है ग्रो करी थी यूपीए के समय में 9% के आसपास। उनका ये कहना है कि ये जो 9% ग्रो कर रही थी उस समय पूरी दुनिया जो है 4% से ग्रो कर रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड ग्रो कर रहा था इसलिए इंडिया ग्रो कर रही थी। लेकिन अभी जो है हमारी 7% ग्रोथ जब पूरी दुनिया 2% से ग्रो कर रही है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। ये ग्रोथ बहुत वैल्यूएबल है, क्वालिटेटिवली ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। ये डिबेटेबल इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया कभी एक्सपोर्ट इकॉनमी रही नहीं, इंडिया की ग्रोथ कभी एक्सपोर्ट बेस्ड रही नहीं। इंडिया की जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन बेस्ड ही है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के कारण ही इंडिया की ग्रोथ होती आई है। तो चाहे वो 2007 की ग्रोथ हो, चाहे वो 2014 से 24 की ग्रोथ हो, 7% ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ जो है इंडिया के कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी होने के कारण, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के कारण आई हैं, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के कारण नहीं आई हैं। एक्सपोर्ट इंडिया का भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो लेकिन उस ज़माने में भी एक्सपोर्ट इंडिया इतना ज़्यादा नहीं करता था, इतनी ज़्यादा ओपन इकॉनमी था नहीं। तो ये चीज़ें क्या की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है इस स्टेटमेंट को। अगर हम देखें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुका है अकॉर्डिंग टू रिव्यू। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। कौन कौन सी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बैंक की बैलेंस शीट और
कॉरपोरेट की बैलेंस शीट। ठीक है, ट्विन मतलब दो, 1 और 2। ठीक, कॉरपोरेट की बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई है और बैंक की बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई है। आपको याद होगा एनपीए बहुत एक वर्ड चला था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने लोन दिए थे, सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, तो ये सारे एसेट क्या बन गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इससे इनको अब लोन जो है रिटर्न नहीं मिलेगा, इवन प्रिंसिपल भी रिटर्न नहीं मिलने वाला था। ये सारा पैसा डूब गया बैंक का, तो उसकी बैलेंस शीट में पूरा लॉस लॉस दिखने लगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो वो किसी को लोन नहीं दे सकते थे, तो उनकी लोन देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, कब, जब यूपीए का टाइम चल रहा था, 2008 से 2014 के बीच में बहुत सारे ऐसे लोन दिए गए थे, और उसके बाद फिर 14 के बाद बैलेंस शीट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कॉरपोरेट की बैलेंस शीट भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने ही तो लोन लिए थे और यही नहीं चुका पा रहे थे। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो बेसिकली ये यूपीए की प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, ये उस समय जो बूम चल रहा था उसकी प्रॉब्लम थी। उस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, है ना। जो भी पैसा ले रहा था उसको लग रहा था वो डबल कर देगा। 7%, 8%, 9% से इंडिया ग्रो कर रहा था, तो बहुत सारे कंपनी वालों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। कॉर्पोरेट सेक्टर ने खूब इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिए तो ये सारी चीज़ें सब कुछ बढ़िया चल रही थी। लेकिन क्या हो गया, सडनली रिसेशन आ गया, और रिसेशन आ गया तो इनने जितना लोन लिया था ये प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म हो गया, बेकार हो गया। तो जब प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो गया तो वो सारा का सारा लोन क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट कर गए। इनकी बैलेंस शीट भी बर्बाद हो गई, ना ये इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं और ना बैंक लैंड कर पा रहा है। ना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो रही, ना लैंडिंग एक्टिविटी हो रही, तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा था। तो एनपीए जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब जो एनपीए है वो 2.5% बस रह गया है। 11 से 12% तक एनपीए पहुंच गया था 2018-19 में। उसके बाद लगातार 5 सालों में स्टेडली डिक्लाइन हुआ है एनपीए। ठीक है, पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो एनपीए क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी हो गई, तो प्राइवेट सेक्टर को भी अब स्टेप अप करने का मौका मिलेगा। बैंक भी लैंडिंग करना शुरू कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट भी आने वाले समय में बढ़ेगा और उसी के हिसाब से ये प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज बचे हुए हैं। अभी भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। अभी भी इतनी तेज़ी से प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एनिमल स्पिरिट शो नहीं कर रहा है। अभी भी रिस्क लेने में डर रहा है, पता नहीं क्यों रिस्क लेने में डर रहा है, पर अभी भी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की रिकवरी प्रोसेस के है, और वो हमने कल डिस्कस किया था। क्योंकि जो रूरल इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, जीडीपी 7% है। इसका मतलब या तो जो रिच हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, और मिडिल क्लास की इनकम, मिडिल क्लास वालों की कभी इनकम नहीं बढ़ती। तो रिच की इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब इनइक्वालिटी भी बढ़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी भी इश्यूज़ हैं। अभी भी कम से कम 75 से 80 करोड़ लोगों को, है ना, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो जब तक कि इनको खाना दिया जा रहा है तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी स्थिति है इंडिया की, है ना। जब तक कि पॉवर्टी कम नहीं हो जाती तब तक कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी और बहुत बेहतर स्थिति में। तो इनको, ये वाले जो लोग हैं, है ना, इनको भी अपलिफ्ट करना है, पॉवर्टी से बाहर लाना है, इनकी इनकम बढ़ाना है ना। मेन तो क्या है, इनकम बढ़ाना है। जब तक इनकम नहीं होगी, जॉब्स नहीं होगी, तब तक के सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कहीं से सिलेंडर मिल गया, टॉयलेट बन गया तो इन लोग ग्रो कर जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब तक इनकम का सोर्स नहीं आएगा तब तक के लंबे समय तक के सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी और ये पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे। समझ में आया? तो जॉब्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पे इकोनॉमिक रिव्यू ने भी बोला है कि लर्निंग आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कंप्लाइंसेस आसान करने की ज़रूरत है फॉर एमएसएमई के लिए जो रेगुलेशंस बनाए हैं उसको इजी करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा सरकार की जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो लगातार बढ़ रही है और वो मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। खूब सारा रेगुलेशन कर दिया, डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी हमें पॉलिसी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंस लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए। इस तरह की पॉलिसी गलत सिग्नल दे रही है पूरी दुनिया को कि इंडिया ओपन इकॉनमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को वापस जो है मार्केट इकॉनमी से दूर लेकर जा रही है और वापस इन सारी चीज़ों को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। इंडिया फिर से बहुत ज़्यादा रेगुलेशन कर रहा है आत्मनिर्भरता के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी करना चाहिए, लेकिन
इस तरीके की पॉलिसी से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ये सारी चीज़ें की जा सकती है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर मतलब सेमीकंडक्टर टाइप के, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में। तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में तो आप इस तरह की पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेक्टर हर चीज़ में अगर आप इतना ज़्यादा रेगुलेशन करेंगे तो हम वापस 1991 वाले सोशलिस्ट एरा में पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली इन डावोस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठीक इम्पॉर्टेंट है। WEF के बारे में पूछा जा सकता है, वो जो रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती है, प्लस WEF के इनिशिएटिव भी आ सकते हैं। तो आप इनके इनिशिएटिव अलग से गूगल करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एनवायरनमेंट इनिशिएटिव WEF के द्वारा शुरू किए गए हैं। ठीक, इसके अलावा जो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे वो मेन्स आस्पेक्ट ज़्यादा हैं। इंडिया जो है डावोस में सेंटर स्टेज में था। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया लीड कर सकता है, उसमें ही सारा डिस्कशन हुआ है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे डायलॉग हैं जिसमें इंडिया सेंटर स्टेज में था, जिसमें इंडिया लीड कर सकता है, फ्यूचर लीडर बन सकता है, उन सारे सेक्टर की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और कैसे इंडिया लीड कर सकता है। प्लस इंडिया अगर उसमें लीड करता है तो इंडिया जो है अपनी डबल डिजिट ग्रोथ भी अचीव कर सकता है। इंडिया की ग्रोथ इंक्लूसिव हो सकती है, इक्विटेबल हो सकती है, सस्टेनेबल हो सकती है और पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को ड्राइव कर सकती है फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। ऑलरेडी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, आपको आंसर में यूज़ करते आना चाहिए जो भी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं। उससे पहले WEF के बारे में तो यार जानते ही हो आप, है ना, अब भी डिस्कशन किए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में शुरुआत हुई थी। पब्लिक और प्राइवेट कॉपरेशन वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। जो डावोस में सबमिट होता है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट भी आते हैं और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, बिजनेस सेक्टर के लोग, जर्नलिस्ट, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बहुत हाई लेवल मीटिंग होती है और इस साल भी जो है डावोस में ये मीटिंग हुई है। इसका हेड क्वार्टर डावोस में है क्या? नहीं, है, नालायक को बताया था, जेनेवा में है इसका हेड क्वार्टर, स्विट्ज़रलैंड में। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म बन गया है। इट्स अ फोरम विच एंगेजेस द फोरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। ठीक है, ये क्या करने के लिए डिस्कशन होते हैं, ये सारे डायलॉग्स होते हैं टू शेप द एजेंडा ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल वर्ल्ड। कौन कौन से एजेंडा है अभी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले शुरू करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शुरुआत में बताई गई है वो क्या है? वर्ल्ड हैज़ फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस। अब मल्टीपल चैलेंजेस क्या है? जियो पॉलिटिकल इमरजेंसीज। अब जब आंसर में आप जियो पॉलिटिकल इमरजेंसीज लिखोगे तो भाई ये स्टेटमेंट हो गया, पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ रही है, 2 वर्ड लिख दिए आपने, ठीक है। अब आप एग्जांपल दोगे कि जियो पॉलिटिकल इमरजेंसी कैसे हो रही है, यूक्रेन रशिया वॉर, पैलेस्टीन और इजराइल इशू। तो ये आपने एक 2 वर्ड लिखे और 2 वर्ड के बाद 2 एग्जाम्पल दे दिए, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन अब कैसे आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे में आ सकता है, ऐसे में लिख सकते हैं अपन कि वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंडिया अपनी पोटेंशियल GDP अचीव नहीं कर पा रहा है ना। पोटेंशियली मतलब जितना हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से। एक्चुअल GDP अभी हमारी कम है, तो इसका रीज़न क्या है? तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक तो लिख सकते हो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी। और दूसरा क्या लिखोगे, इंटरनल चैलेंजेस जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ जब एक्सटर्नल चैलेंजेस लिखोगे तो ये एज इट इज़ कॉपी करने हैं ये वर्ड्स। अगर ये नहीं सीख पा रहे हो तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि अपने को मेंस में कैसे लिखना है। अदरवाइज़ इतना न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिस्कशन करने का भी फ़ायदा नहीं है। जस्ट न्यूज़ नहीं है, ये एनालिसिस है। इसे आप यूज़ कैसे करेंगे मेंस में, जितना आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे उतने अच्छे आपके आंसर दिखाई देंगे और उतने मार्क्स आपके आएंगे, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? जियोपॉलिटिकल इमरजेंसीज, क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। एग्जाम्पल में लिख दो, आधा बिहार में
फ्लड है और आधे बिहार में सूखा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड में क्या है, डिप इन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ नेशन, पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, उसमें एग्जांपल लग तो यूएस में जो है ग्रोथ बहुत कम हो गई है, जॉब्स बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है, तो ये सारी चीज़ें लिख दो। इसके अलावा थ्रेट ऑफ मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें डीप फेक लिख दो, ठीक है, जो मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा थ्रेट क्या क्या होगा, जॉब्स चली जाएंगी, ये एग्जांपल लिख दो, चैट जीपीटी का एग्जांपल लिख दो। इस तरीके से जब भी एक लाइन लिखे एक एग्जांपल लिखे, ठीक। तो इंडिया को ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड जो है अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस कर रहा है, इनस्टेबिलिटी फेस कर रहा है, इसलिए इंडिया के लिए भी ये सारी चीज़ें इंडिया को फेस करनी पड़ी और इसमें इंडिया को ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करना पड़ रहा है। और स्टिल इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें सेंटर स्टेज में था, जहां डिस्कशन हो रहा था डावोस में। इंडिया हैव अपॉर्चुनिटी टेक सेंटर स्टेज इन, कौन से फील्ड में ले सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों ले सकता है, ड्यू टू डिजिटल लीडरशिप दैट इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश लीड अस टू यूज़ एआई इन स्मार्टर मैनर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिजिटल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों, कैसे अच्छा कर रहे हैं, देख लो आप, यूपीआई, ठीक है, इस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंडिया ने कि लोग जो है पूरी आम जनता भी इसे इस्तेमाल कर पा रही है। तो डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, सारी वेबसाइट्स, सारी चीज़ें जो है अब ऑनलाइन होने लगी है ना। गवर्नेंस जो है ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक। अब ई गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है, जैम ट्रिनिटी हो गया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं डिजिटल में लीडर बनते जा रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा है और इसका मेन कारण क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, डेमोग्राफी। एक और रीज़न है कि इंडिया एआई में लीडर बन सकता है, वो है प्रोएक्टिव स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब इसका एग्जांपल क्या दोगे, जो लॉ एंड रेगुलेशन सरकार लेके आ रही है प्रोएक्टिवली, वही इसका एग्जांपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल एक्ट लेके आने वाली है जो रेगुलेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ को, जिससे हम इसके मिसयूज़ को कम कर पाएंगे। और मेन चीज़ तो यही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम पोटेंशियल कब रीच हो सकता है, जब इसके मिसयूज़ को कम किया जाए और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसका जो पोटेंशियल बेनिफिट है उसे हम अचीव कर लें, ठीक। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी बिल एक्ट बन चुका है, इसके अलावा आईटी एक्ट तो है ही। तो इंडिया जो है लॉ एंड रेगुलेशन में काफ़ी एक्टिव रहा है, इसलिए जो है इंडिया एआई में भी क्या कर सकता है, लीडरशिप अचीव कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर जिसमें इंडिया का बात रही है, इंडिया सेंटर स्टेज में रहा है, वो है सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। स्पेशली वुमेन की बात की जाती है तो इंडियन जो वुमेन है उनकी बात की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है यार, 140 करोड़ जनसंख्या है, 70 करोड़ तो महिलाएं हैं, इनको अपलिफ्ट कर दो, इनको एम्पावर कर दो, कितना ज़्यादा लोगों का एम्पावरमेंट हो जाएगा, कितने परिवारों का एम्पावरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े नंबर में महिलाएं इंडिया में रह रही हैं, तो इनके एम्पावरमेंट पे बात तो होनी ही होनी है। और इंडिया जो है सेंटर स्टेज में रहता ही है जब भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात की जाती है, लोगों के सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। तो महिलाओं की यहाँ बात कर लेते हैं। तो महिलाओं की बात में भी इंडिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो भी दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। बीच में कम हो गया था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी जो वुमेन्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो वापस एजुकेशन में आ गई थी, जिसके कारण उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का कम हो गया था, लेकिन अब वापस से जो है ये बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90 मिलियन ऐसी महिलाएँ हैं जो कि अभी करेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, विद क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनको लोन दिया गया है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटे छोटे काम कर रही हैं, कुछ सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके 10 से 15 महिलाओं का एक ग्रुप बना करके अगरबत्ती के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो मसाले के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तो हम जानते ही हैं। इस तरीके से 90 मिलियन जो वुमेन्स हैं वो करेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना। इसमें हम और महिलाओं को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बाकी सेक्टर्स में भी महिलाएं अच्छा कर रही हैं, एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी हो ही रही है अगर सरकार जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करें, थोड़ा सा प्रेस करे कि भाई आप लोग भी महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए, ठीक है। अब एनपीए भी कितना हो गया है, 2.5% अभी डिस्कशन किए थे। तो
एक स्ट्रॉन्ग केस तो बनता है कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है महिलाओं के ऊपर, भारतीय महिलाओं के ऊपर, और वुमेन्स थोड़ी रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा होती है ना, उन्हें दारू नहीं पीनी होती, जो पैसा आएगा उसका यूज़ करके उन्हें रिटर्न करना होता है। ठीक, तो महिलाएं इस मामले में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें घर चलाना आता है और उन्हें बाहर का बिजनेस चलाना भी आता है। ठीक है, मैनेजमेंट उनका काफ़ी बेटर है। ठीक, तो इंडिया जो है ये भी कर सकता है कि वुमेन ओन जो बिज़नेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिट दिया जाए, जिससे महिलाओं को एम्पावर किया जा सकता है। ठीक, थर्ड जो क्रिटिकल सेक्टर जिसमें इंडिया का रोल बहुत बड़ा है और इंडिया सेंटर स्टेज में रहा है वो है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है और इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज जो एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, अगर उसे हमें कम करना है तो। ठीक है, तो ट्रांजिशन की बात जब भी की जाएगी तो इंडिया का नाम ज़रूर लिया जाएगा। अगर इंडिया में ट्रांजिशन तेज़ी से होगा तो जो ओवरऑल एमिशन है वो बहुत कम हो सकता है। 140 करोड़ जनसंख्या है ना यार, इसलिए। ठीक है, तो ट्रांजिशन के साथ 3 चैलेंजेस हैं, है ना। एनर्जी ट्रांजिशन के साथ क्या है? अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। पहले तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद हमारी औकात हो उस टेक्नोलॉजी को क्या करने की, यूज़ करने की। अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, अगर बहुत महंगी टेक्नोलॉजी तो कहाँ लगाएंगे। अब सोलर अगर पैनल बहुत महंगे आएंगे तो यहाँ लगाने का क्या मतलब? सोलर रूफटॉप फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना सोलर रूफटॉप लगाने से, बहुत कॉस्टली है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आएगा, ऊपर से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अलग, इतने झंझट कौन लेगा? जो बिजली चल रही है वही आने दो। तो ये अफोर्डेबिलिटी इशू रहेगा। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल भी तो होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सब्सिडी दे दी, सोलर रूफटॉप लगा लिए, सब्सिडी से सस्ता पड़ गया, लेकिन बाद में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती जा रही है ना। जैसे ही सब्सिडी खत्म की, सोलर रूफटॉप का यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, तो ओवरऑल कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कम भी होना ज़रूरी है। ये 3 बहुत बड़े चैलेंज हैं और जब तक ये 3 चैलेंज रिजॉल्व नहीं हो जाते इंडिया ट्रांजिशन नहीं करने वाला है। और इंडिया जो है ट्रांजिशन करेगा तो उसके लिए भी इंडिया को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन हो वो स्मूथ हो, लोगों की जॉब्स ना जाए। ठीक है, जैसे कोल से हम जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो कोल की जगह जैसे सोलर पैनल है उसमें उतनी जॉब क्रिएट हो सके जितनी जॉब पहले ऑलरेडी कोल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से हमें जस्ट ट्रांजिशन करना पड़ेगा। इसमें बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था। ठीक है, जो मेन डिस्कशन रहा है वो यही रहा है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन एक और चीज़ पर डिस्कशन हुआ है वो कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो इक्विटेबल ग्रोथ है। उसके यहाँ पर 3 रीज़न दिए हैं, 3 एविडेंस दिए हैं कि ग्रोथ इक्विटेबल कैसे है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप हो रहा है वो हर सेक्टर में और कंट्री के हर पोर्शन में होते हुए दिख रहा है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो। पहला। दूसरा जो दिख रहा है वो है जेंडर इंक्लूसिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है और वो एविडेंट है। जो अभी हमने ऊपर बात की, 90 मिलियन महिलाएं जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। ठीक, तो ये क्या है, जेंडर इंक्लूसिविटी दिखा रहा है। और थर्ड क्या है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको सरकार जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कर रही है। कई सारे ऐसे डिजिटल इंटरवेंशन चल रहे हैं जिसके थ्रू जो गरीब तबका है उन पे भी फोकस किया जा रहा है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है गरीब कल्याण योजना के अंदर, इस तरीके से। और सभी को डीबीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 6-6 हज़ार पीएम किसान के थ्रू दिया रहा है। तो लोअर स्ट्रेटा का भी क्या ध्यान रखा जा रहा है। ये 3 ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो इक्विटेबल है। हालांकि हमने कल जो पढ़े थे उसमें वो डेटा, जो इकोनॉमिक डेटा बता रहा था, वो इससे अलग था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया 21st सेंचुरी का शाइनिंग स्पॉट है, सबसे ब्राइट स्पॉट है। ठीक है, अगर हम बात करें क्यों है, तो सबसे पहले है डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर 140 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आ जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है बड़ी बड़ी चीज़ों का, गाड़ियों का, है ना, और सोलर रूफटॉप का, सब हम अफोर्ड कर पाएंगे तो जितना प्रोडक्शन दुनिया में हो जाए सब कुछ यहाँ कंज्यूम हो जाएगा इंडिया में। सिर्फ क्या चाहिए इंडिया वालों को, पैसा चाहिए। गरीबी बहुत है, बहुत आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है गरीबी में, टू बी ऑनेस्ट, है ना। जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी गरीब ही हैं। ठीक, अगर इन लोगों को अपर मिडिल क्लास तक भी अगर लोग आ गए इंडिया की पॉपुलेशन के, तो पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन को कंज्यूम करने की क्षमता है, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को ड्रिवन कर सकते हैं अकेले इंडिया वाले। दूसरा डेमोग्राफी, हाईली टैलेंटेड लोग और यंग लोग इंडिया में। ठीक, तो डेमोग्राफी प्लस एक और डी, दिमाग,
ये इंडिया के पास है। इंडिया जॉब क्रिएट भी कर रहा है और बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें काम भी कर रहा है। पूरे दुनिया में जो है डेमोग्राफी अब क्या हो रही है वहाँ की, कम होते जा रही है। जो लोग हैं, वर्कफोर्स है, उनकी एज क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है ना। तो बहुत ज़्यादा एज बढ़ने के कारण वहाँ पर जॉब करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो इंडिया जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता है। खूब लेबर है, खूब, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, सबको भेज दो बाहर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी। ये जो लोग हैं, डेमोग्राफी का जब तक कि आप पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें फ्री एनवायरनमेंट ना दो। आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है ना, सारे लोगों को बोलने का अधिकार है। कोई भी मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, वो अपने आइडियाज़ दे सकता है। ठीक, तो जब तक कि डेमोक्रेसी नहीं है तब तक के लोगों का फुल पोटेंशियल क्या नहीं हो सकता, रियलाइज़ नहीं हो सकता। तो सबके पास लिबर्टी है। आर्टिकल 21 इसलिए दिया गया है ताकि आपका मैक्सिमम जो पोटेंशियल है आप उसे रियलाइज़ कर पाएँ। तो ये तीनों चीज़ें हैं इंडिया के फेवर में। ठीक है, इस साल 21st सेंचुरी में, और इसलिए इंडिया को ये शाइनिंग स्पॉट बनाता है। इंडिया ने टारगेट किया कि 2047 तक इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री स्टेटस अचीव कर लेगा। ठीक, तो पूरे नेक्स्ट 20 ईयर्स में वर्ल्ड की ग्रोथ को ड्रिवन कर सकता है और इंडिया जो है वर्ल्ड को मोर इक्विटेबल और इंक्लूसिव बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर इंडिया की ग्रोथ इक्विटेबल होगी, इंक्लूसिव होगी, तो दुनिया जो है इंक्लूसिव और इक्विटेबल बनेगी। दैट्स इट। ये आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है प्राइस ऑफ डिस्टॉर्शन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन मिनिमम मेंस में आपको एग्रीकल्चर से आते ही आते हैं, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन दिखते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर आर्टिकल आया है। और फर्टिलाइज़र की जब भी बात करें तो सब्सिडी की बात तो ज़रूरी है करना, और आर्टिकल भी सब्सिडी के ऊपर आया हुआ है। सब्सिडी किस तरीके से बढ़ रही है सरकार की, हमने रिसेंट ट्रेंड देखे थे, है ना, अभी मोदी 2.0 सब्सिडीज़ में। ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपके प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1980 से सब्सिडी का सिलसिला चालू हुआ यार, है ना, बहुत ज़्यादा चालू हुआ ये सब्सिडी, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ाना था। 70s तक तो हमने क्या किए, जो हाइब्रिड सीड्स हैं उसको लगाना चालू कर दिए और सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। उसके बाद अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी जो है हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन करना था, प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना था, क्योंकि वो स्टेगनेंट हो रही थी। तो उस समय बहुत यूज़ किया गया फर्टिलाइज़र का, और फर्टिलाइज़र के प्राइसेस भी बढ़े थे 70s 80s में। तो फिर सब्सिडी देना सरकार ने चालू की। 90s में जो है जो फिजिकल बर्डन बढ़ा, उसके कारण BOP क्राइसिस भी हुआ, उसमें फर्टिलाइज़र सब्सिडी का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि छोटा रोल है, काफ़ी बड़ा रोल था, सरकार बहुत सब्सिडी दे रही थी। ठीक है, उसके बाद से जो है सब्सिडी थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन UPA के टाइम दोबारा सब्सिडी बढ़ी। सब्सिडी को फिर टारगेटेड करने के लिए 2010 में क्या किया गया, NBS लेके आया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। एक फर्टिलाइज़र में जितना % ऑफ NPK होगा उसके हिसाब से जो है सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि हमारे सॉइल को NPK चाहिए होता है ना, और वो भी कितने रेशो में, 4:2:1 में आइडली ये होना चाहिए। तो इसी के हिसाब से, न्यूट्रिएंट के हिसाब से ही सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जितना न्यूट्रिएंट होगा उतनी सब्सिडी, और हमारी सॉइल को जो ज़रूरत है वो NPK तीनों की है, सिर्फ N की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ P की नहीं है, सिर्फ K की नहीं। हम लोग सब्सिडी मतलब क्या समझते हैं, यूरिया। किसान स्पेशली क्या समझते हैं, यूरिया। यूरिया भी सस्ता आता है, उठा के यूरिया डाल दो, अपने आप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यही समझते हैं। NPK वाला चीज़ें इतना नहीं जानते। तो DAP और जो पोटाश है उसको भी जो है बढ़ावा देने के लिए NBS चालू किया गया था, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी शुरू की गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था, इसे यूरिया को बाहर रखा गया था। अब यूरिया के जो प्राइसेस है वो सरकार MSP से फिक्स करती थी। ठीक, बाकी जो P और K वाली जितने भी फर्टिलाइज़र थे उसके प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया गया था। जितना भी आप प्राइसेस रखना चाहें उसके ऊपर जो है सरकार फिर न्यूट्रिएंट के हिसाब से सब्सिडी दी। तो प्राइसेस कंट्रोल थे किसके, P और K से रिलेटेड जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन यूरिया को बाहर रखा गया था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, वापस जो है जो P और K है उसमें भी सब्सिडी देना शुरू कर दिया, उसके जो प्राइसेस हैं उसे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। डी अमोनिया फॉस्फेट, DAP एंड म्यूरिएट ऑफ पोटाश और जितने भी अदर नॉन यूरिया सब फर्टिलाइज़र हैं उसमें MRP फिक्स कर दिए। 8 से 12% के आसपास जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उससे आप जो है 8 से 12% उस कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा प्रॉफिट रखा प्रोड्यूसर ने,
तो सरकार जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है क्या करेगी, ले लेगी। ठीक, तो यहाँ पर एमआरपी सरकार ने फिक्स कर दी है, और अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 10 और 12% ऐड करके आप बेचेंगे, उसके अलावा भी अगर कॉस्ट आ रही है तो वो कॉस्ट जो है सरकार सब्सिडी के तौर पे प्रोड्यूसर को देगी। ठीक है, सरकार ने जो है अगर सब्सिडी देखें तो कितनी बढ़ा दी है, ट्रिपल बढ़ा दी है। 81,000 के आसपास थी 2019-20 में, और 2022-23 में देखो 2.5 लाख करोड़। ठीक है, 81,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी का बिल जो है पहुंच चुका है पिछले 3 सालों में। 3 से 4 टाइम्स जो है ये बिल पहुंच चुका है, और ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसा क्यों कर रही सरकार? यार इलेक्शंस आ रहे हैं, है ना, और इलेक्शन आ रहे हैं तो फार्मर बहुत बड़ी संख्या में है, वोट बैंक है, तो ऑब्वियस है, और सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज भी पूरा ले रही है। अंडर द स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, सरकार ने क्या कह दिया है कि भाई आपका जो भी बैग होगा, है ना, चाहे वो यूरिया का हो, डीएपी का हो, उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगना चाहिए, और वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम का लोगो लगना चाहिए 2/3 पार्ट में, और 1/3 पार्ट में आप लोग अपना कंपनी का प्रमोशन करते रहो। चूँकि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो हमारा फ़ोटो पहले लगना चाहिए, है ना। ये तो हम जानते हैं मोदी जी का कि उनको फ़ोटो खिंचाने का काफ़ी शौक भी है। यार इस मूव के हार्मफुल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, ठीक, अब ये 100 रुपए में प्रोडक्शन कर रही थी, और 10-12 रुपए जो है इन्होंने मार्जिन रखी अपने एक बैग में। ठीक, अब ये जो है 100 रुपए से अपना कॉस्ट को कम करने की कोशिश कभी करेंगे ही नहीं। अगर ये 100 रुपए इनके प्रोडक्शन में लग रहा है तो कभी इकोनॉमिक ऑफ स्केल में अचीव नहीं करेंगे जिससे कॉस्ट कम हो जाए, तो एफिशिएंसी घटेगी। किसकी? जो कंपनी है उसके प्रोडक्शन की। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ये वेस्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कम इनपुट में, और ये ऐसा ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। जितनी भी कॉस्ट है सरकार तो पैसा दे रही है सब्सिडी, इसमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकॉनमी के लिए, ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। दूसरा एनवायरनमेंट यार, है ना, जितना एनपीके में पहले सिर्फ यूरिया डालते थे, अब पी और के भी खूब डालेंगे, और जो सॉइल है उसकी हेल्थ और ख़राब होगी, सॉइल हेल्थ के और प्रॉब्लम आ सकती है, डिग्रेडेशन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ख़राब हो सकती है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी और ज़्यादा बढ़ने वाले। ठीक है, तो ये मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट को कम करने की ज़रूरत है, ऐसे मूव करने की ज़रूरत है कि जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए। इससे अच्छा सरकार क्या कर सकती थी? डायरेक्टली डीबीटी कर सकती थी। यार पीएम किसान का हमने कल ही देखा था, 60,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, 6,000 रुपये एक किसान, ठीक है, एक फार्मर को दिए जा रहे हैं, मतलब एक फार्मर हाउस होल्ड को, ठीक, जिसकी भी ज़मीनें हैं उनको, तो 60,000 करोड़ दे रहे हैं। यार 4 टाइम्स दो ना, 24,000 रुपये दो सारे फार्मर्स को, और ये सारे फार्मर 24,000 रुपये में क्या फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाएंगे? 18,000 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा मिले, तब भी अगर आप 24,000 भी रुपये देते हो तो कितना होगा? 2,40 करोड़। ठीक, इतना ही होगा ना। तो ओवरऑल अगर देखें तब भी कम हो रहा है। अभी हम 2.5 लाख करोड़ दे रहे हैं प्लस 60,000, तो ये हो जाएगा 3,10,000। 24,000 रुपये भी अगर फार्मर को मिलेंगे तो भी जो है कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। ठीक है, अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। जो कंपटीशन बढ़ेगा यूरिया सेक्टर में, या यूरिया के प्रोडक्शन में, एनपीके के प्रोडक्शन में, डीएपी के प्रोडक्शन में, उससे ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, मार्केट डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट भी नहीं होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का नुकसान नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान नहीं होगा, और जो फार्मर हैं वो भी एम्पावर होंगे, उन्हें भी 20,000 मिल रहा है, उन्हें जो लगाना है वो वाला फर्टिलाइज़र ख़रीद के डाल सकते हैं। एनपीके रेशियो भी ख़राब नहीं होगा, जो ज़रूरत होगी सिर्फ वही खरीदेंगे, जो वो नहीं खरीदेंगे जो सस्ता होगा जिसमें सब्सिडी होगी। समझ में आया? तो ये एक वायबल ऑप्शन है, सरकार इसके बारे में भी सोच सकती है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।